नमस्ते बच्चों। आज हम लोग प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का वॉल्यूम 3 करने वाले हैं। पिछले वॉल्यूम में आप लोगों ने गोलीय दर्पण अर्थात अवतल और उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में आप लोग जाने। आज हम लोग फोकस दूरी और दर्पण के द्वारक और एक क्रियाकलाप को समझेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं वॉल्यूम 3। फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे अक्षर स्मॉल f द्वारा निरूपित करते हैं, अर्थात pf बराबर स्मॉल f, जहां p दर्पण का ध्रुव है और कैपिटल F दर्पण का मुख्य फोकस है, अर्थात P से F की दूरी को स्मॉल f अर्थात फोकस दूरी कहते हैं। आइए हम लोग इसको एक चित्र में देखते हैं। हाँ, तो बच्चों देखिए गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी। जैसे ये अवतल दर्पण है, यहाँ हमने अवतल दर्पण ये Mn है, इसमें ये मुख्य अक्ष Cp है, P जो है अवतल दर्पण का ध्रुव है और यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है, वो परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के इस बिंदु F से होकर के गुजर रही है। और हम लोग पिछले वॉल्यूम में देखे थे कि इस बिंदु को ही जो है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये मुख्य फोकस F और ये दर्पण का ध्रुव, इस F और P के बीच की दूरी को ही हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण का फोकस दूरी, जिसे हम लोग स्मॉल f के द्वारा दिखाते हैं जैसे यहाँ पर हम लोग दिखाए हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण Mn है, ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष है, दर्पण का ध्रुव P है और पिछले वॉल्यूम में हम लोग देखे थे उसका ये बिंदु F मुख्य फोकस है और ये दर्पण का वक्रता केंद्र है। यहाँ भी क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, वो दर्पण पर आपतित होने के बाद इस तरह से परावर्तित हो रही है। जैसे ये किरण इस ऐसे आया और इस तरह चला गया, उसी तरह से ये जो मुख्य अक्ष के अनुदिश जा रही थी वो चूंकि वही दर्पण का अभिलंब भी होता है उस बिंदु पर, इसलिए वो उसी दिशा में लौट के आती है। तीसरा एक समांतर रेखा लिए हैं जो इस दिशा में जाकर के वो परावर्तित होकर इस दिशा में आ रही है। तो हम सभी परावर्तित किरणों को जब पीछे की ओर जब हम लोग ले जाते हैं, बढ़ा देते हैं, तो वो ये मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु पर मिलती है, अर्थात इधर से हमको लगता है कि वो इस बिंदु से आ रही है, तो ये बिंदु मुख्य फोकस होता है। और उसी तरह जैसे हमने कहा कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, अर्थात PF या FP, इसको हम लोग स्मॉल f के द्वारा दिखाते हैं। इस तरह PF बराबर होता है फोकस दूरी। हाँ, इसके बाद है दर्पण का द्वारक अर्थात एपर्चर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी f की दुगुनी होती है, अर्थात कैपिटल R बराबर 2f, या हम लोग कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुनी फोकस दूरी। इसे हम इस चित्र के माध्यम से दिखाए हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है इस तरफ। तो परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होगी अर्थात Mn, इसी को हम लोग कहेंगे दर्पण का द्वारक। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ ये भी एक गोलाकार, मतलब जो इसका जो बाहरी जो किनारा होगा वो भी एक वृत्ताकार होगी, तो उस वृत्ताकार किनारे का जो व्यास होगी उस व्यास को कहेंगे इस उत्तल दर्पण का द्वारक। चूँकि R बराबर 2f होती है, अर्थात वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुनी फोकस दूरी, इसलिए किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस F उसके ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि
R बराबर 2F होती है, मतलब वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। और हम जानते हैं कि P और C के बीच में F होता है, इसलिए F जो होती है फोकस, मुख्य फोकस, वो P और C के बीच में होती है, एकदम उसका जो है मध्य बिंदु होता है। इसे हम लोग एक चित्र में समझ सकते हैं। हाँ, तो गोलीय दर्पणों के द्वारक, जिसे हम लोग कहते हैं एपर्चर, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का जो है, ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये परावर्तक पृष्ठ है, और पीछे तरफ जो उभरा हुआ है वो पेंट किया हुआ है। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये इसका किनारा है, ये एक वृत्ताकार होगी। तो इसके व्यास को, अर्थात ये जो व्यास होगी, यही कहलाएगा आपका द्वारक। ये अवतल दर्पण का द्वारक होगी, अर्थात mn बराबर, तो द्वारक बराबर हो जाएगी mn। ये बीच की दूरी अर्थात व्यास, जो बाहरी किनारा है दर्पण का, वो कहलाएगा उसका द्वारक। उसी तरह आप देख सकते हैं ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का जो धंसा हुआ भाग है वो जो है पेंट किया हुआ रहता है, और ये किनारा इसका परावर्तक पृष्ठ होता है। इधर परावर्तक पृष्ठ है और अंदर की ओर जो है वो पेंट किया हुआ रहता है, इसी के उल्टा है। तो यहाँ भी क्या होता है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ का भी एक किनारा होगी, उस किनारा वो भी वृत्ताकार होगी। उस वृत्ताकार जो ये होगी, उसका व्यास को ही जो है हम लोग उत्तल दर्पण का द्वारक कहेंगे। यहाँ भी हमने इसको mn दर्पण का नाम दिए हैं। तो m से लेके n की दूरी को, अर्थात दर्पण का जो भी बाहरी पृष्ठ है, बाहरी किनारा है, वो एक वृत्ताकार होगी। उस वृत्त का जो व्यास होगी, उसको हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण का द्वारक। हाँ, इसके बाद है गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो जैसे हम लोग कल पहले हमने बताया कि छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अर्थात जैसे आप देख सकते हैं, ये अवतल दर्पण में हमने दिखाया है, ये वक्रता केंद्र है C, ये F जो है मुख्य फोकस है, और ये ध्रुव है। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसमें जो संबंध होती है, ये वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल R बराबर 2 इंटू F, अर्थात वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुनी फोकस दूरी। इसी तरह हम लोग उत्तल दर्पण में भी हम लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी ये होता है। जैसे ये उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, दर्पण का ध्रुव P है, ये वक्रता केंद्र C है, और ये मुख्य फोकस F है। तो यहाँ भी हम लोग चूंकि देख चुके हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f से सूचित करते हैं, और ध्रुव और C अर्थात वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल R द्वारा सूचित करते हैं। तो इसमें भी जो है, जब छोटा द्वारक का दर्पण होता है तो ये संबंध वही रहता है, अर्थात वक्रता त्रिज्या बराबर हो जाती है 2 गुना फोकस दूरी, अर्थात R बराबर 2 इंटू F। ये चूंकि इसकी दूरी जो है, मतलब पूरे वक्रता त्रिज्या की दूरी जो है इसकी दोगुनी होती है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि ये बिंदु F जो होती है वो P और C के बीच में होती है। 1 2 3। आइए हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं। ये 10.3 है। हमने क्रियाकलाप 10.2 में सूर्य का प्रतिबिंब कागज पर प्राप्त किया था। हम जानते हैं कि सूर्य अनंत दूरी पर स्थित है। दर्पण के सापेक्ष जो है सूर्य अनंत दूरी पर स्थित है, अतः उससे आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती है, जो अवतल दर्पण पर आपतित होने के बाद परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजरती है। अतः वह तीक्ष्ण चमकदार बिंदु ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। तो दर्पण से उसकी दूरी को मापकर अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब एक कागज पर प्राप्त करके भी अवतल दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग दर्पण का जो अवतल दर्पण का फोकस दूरी को हम लोग ज्ञात कर लेंगे, उसको नाप करके। अब क्या करेंगे,
अब किसी टेबल पर चौक से एक रेखा खींचेंगे और उस रेखा के ऊपर अवतल दर्पण लगे हुए स्टैंड को रखेंगे। पुनः पहली रेखा अर्थात दर्पण के समांतर दो रेखाएं इस प्रकार खींचेंगे कि प्रत्येक रेखा के बीच की दूरी अवतल दर्पण के फोकस दूरी के बराबर हो। ये रेखाएं क्रमशः अवतल दर्पण का ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C होगा, क्योंकि फोकस ध्रुव तथा वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु होता है। इसके बाद एक जलती हुई मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों जैसे वक्रता केंद्र C से थोड़ी दूर, B है C पर, C है F तथा C के बीच, D है F पर तथा नंबर E है P और F के बीच रखते हुए किसी कागज पर प्रतिबिंब को प्राप्त करेंगे। कागज पर प्रतिबिंब न प्राप्त होने की स्थिति में दर्पण में प्रतिबिंब को देखेंगे। प्रत्येक स्थिति के लिए बिंब एवं प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज एवं स्थिति को नोट करेंगे। आइए हम लोग इसको बोर्ड में जो है हम लोग थोड़ा समझते हैं कि इस क्रियाकलाप को हम लोग कैसे करेंगे। हाँ, तो क्रियाकलाप 10.3 के बारे में हम लोग जो अभी पढ़े, हम लोग क्रियाकलाप 10.2 में जिस समय हम लोग सूरज का एक जो है प्रतिबिंब हम लोग कागज पर प्राप्त किए थे, तो वही जो है सूरज का फोकस, वही जो है सूरज का प्रतिबिंब होता है, अर्थात उस अवतल दर्पण का फोकस होता है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उस फोकस जहाँ पर पेपर को रख करके जो पेपर जो जलना शुरू हुआ था उस बिंदु पर, उस बिंदु से दर्पण की दूरी को हम लोग जो है नाप लेंगे और वही दूरी जो है उस दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो जैसे हम लोग फोकस दूरी को उस विधि द्वारा निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एक टेबल पर हम लोग सबसे पहले एक हम लोग लाइन इस तरह से टेबल पर खींचेंगे और जितना उस अवतल दर्पण का फोकस दूरी आया था उतना ही दूरी पर हम लोग इसके समांतर और दो रेखाओं को खींचेंगे। तो जैसे कि फोकस दूरी जितना आया था उतना ही दूरी पर हम लोग इस तरह से इसी रेखा के समांतर और दो रेखा को खींचेंगे। तो और उसके बाद क्या करेंगे, जो पहली रेखा हम लोग जो खींचे हैं इस जगह पर हम लोग दर्पण को स्टैंड के साथ जो है अवतल दर्पण को रखेंगे इस तरह से कि अवतल दर्पण का जो ध्रुव हो वो इस रेखा पर स्थित हो। अर्थात ये जो हम लोग जो रेखा जो खींचे हैं इस तरह से हम लोग रखेंगे दर्पण को कि ये रेखा उसका ध्रुव हो। ये हमारा अवतल दर्पण है। अब क्योंकि फोकस दूरी के बराबर ही हम इसे लिए हैं तो इस पर अगर हम लोग एक सीधी रेखा अगर हम लोग इस तरह खींच देंगे तो ये बिंदु जो होगी वो दर्पण का मुख्य फोकस होगी। और जैसा कि हम लोग कहे थे कि ये फोकस दूरी जो होती है वो और ये उतना ही दूरी पर जो है उसका वक्रता केंद्र होता है, अर्थात ये बिंदु C होगी, दर्पण का वक्रता केंद्र होगी। ये फोकस होगी और ये वक्रता केंद्र होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी मोमबत्ती को हम लोग इसके विभिन्न बिंदुओं पर हम लोग रखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग चूंकि अनंत वाला देख चुके थे कि अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तो अनंत से और हम लोग सामने लाते हुए जैसे कि यहाँ एक मोमबत्ती को हम लोग रखेंगे इसके वक्रता केंद्र से थोड़ी दूरी पर। जैसे ये मोमबत्ती है, एक जलता हुआ मोमबत्ती को हम लोग यहाँ पर रखेंगे और क्या करेंगे, इस मोमबत्ती को हम लोग जैसे अभी हम लोग C से दूर में रखे हैं, अब एक कागज लेंगे हम लोग, कागज को ले करके हम लोग क्या करेंगे, उसे कुछ इस तरह से, जैसे ये कागज है ये पर्दे का काम करेगा, इस कागज को हम लोग आगे पीछे जो है घिसकाएंगे। हम आगे पीछे इसको तब तक करते रहेंगे जब तक कि इस मोमबत्ती का जो जलता हुआ जो लौ है उसका प्रतिबिंब हमको साफ साफ इस पर दिखाई ना पड़े। जैसे हमको उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा उस जगह पर हम लोग पर्दे को स्थिर रखेंगे और वो हो जाएगी इस मोमबत्ती का, जलते हुए मोमबत्ती का जो है प्रतिबिंब, और उसको हम लोग देख लेंगे कि वो सीधा है कि उल्टा है और दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो यही काम हम लोग करेंगे। मोमबत्ती को यहाँ से घिसकाते हुए C पर ले जाएंगे, एक बार
सी पर रखने के बाद फिर देखेंगे कि पर्दे को हम कितना दूर ले जा रहे हैं तब उसका प्रतिबिंब बन रहा है, उसको भी हम लोग नोट करेंगे। उसके बाद सी और एफ के बीच में कभी रखेंगे मोमबत्ती को, इसको ले जाते हुए मान लीजिए हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग रखे हुए हैं, तो ये विभिन्न स्थितियों में हम लोग रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे और उसी यहाँ रखते हुए हम लोग पर्दे को अर्थात कागज को आगे पीछे करेंगे और इसका प्रतिबिंब को प्राप्त करेंगे। उसी तरह सी एफ के बाद जो है हम लोग एफ पर रखेंगे अर्थात मुख्य फोकस पर रखेंगे, तब देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। उसी तरह से फिर एफ और पी के बीच में ले जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होगी, हम लोग देखेंगे कि उसको हम लोग प्रतिबिंब को इस पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग दर्पण पर ही हम लोग उसका प्रतिबिंब को देखेंगे। तो इस तरह से जितने भी स्थितियां हैं हर जगह पर हम लोग वस्तु को रखेंगे और उसका प्रतिबिंब को प्राप्त करेंगे और उसको हम लोग नोट करेंगे कि प्रतिबिंब का क्या जो है प्रकृति है, क्या साइज है और वो कहाँ बनता है। तो इसको हम लोग एक तालिका के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि क्या स्थितियां आएगी, क्या निष्कर्ष निकलता है, उसे हम लोग तालिका में देखते हैं। 3 तो इस क्रियाकलाप के द्वारा जो निष्कर्ष निकलेगी उसे हम लोग एक तालिका के रूप में हम लोग उसको नोट करेंगे। जैसे सबसे पहले लिखे हैं बिंब की स्थिति, फिर लिखे हैं प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब का साइज, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति। जैसे सबसे पहले तो हम लोग देख चुके थे अनंत पर जब बिंब रहती है अर्थात वस्तु रहती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस एफ पर बनती है, वो अत्यधिक छोटा होता है लगभग बिंदु के साइज का, और वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्योंकि वास्तविक इसलिए होता है क्योंकि उसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह दूसरा स्थिति था सी से दूर, जैसे हम लोग अभी बोर्ड में दिखाए थे, सी से थोड़ी दूर पर जब रखते हैं वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर, तो उसकी प्रतिबिंब जो बनती है वो एफ तथा सी के बीच बनती है, वो प्रतिबिंब छोटा बनता है और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। उसके बाद देखे थे सी पर वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है और उसी साइज का वही जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा जो है प्रतिबिंब बनता है। यहाँ भी प्रतिबिंब जो है वास्तविक तथा उल्टा बनता है। उसके बाद हम लोग देखे थे एफ तथा सी के बीच अर्थात फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखने पर प्रतिबिंब सी से दूर बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है अर्थात आवर्धित बनता है, और यहाँ भी प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इसके बाद एफ पर रखने पर अर्थात फोकस पर जब रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यह अत्यधिक बड़ा बनता है जिसे आवर्धित कहते हैं, ये भी वास्तविक होता है तथा उल्टा होता है। इसके बाद अंतिम स्थिति था पी तथा एफ के बीच अर्थात ध्रुव और फोकस के बीच जब रखते हैं तो इस स्थिति में हम लोग उसके प्रतिबिंब को पर्दे पर हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग दर्पण के पीछे में अर्थात दर्पण पर ही जो है हम लोग प्रतिबिंब को देख पाते हैं। यहाँ प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा बनता है अर्थात आवर्धित होता है, और एकमात्र यही एक स्थिति है जिस समय प्रतिबिंब जो है आभासी या काल्पनिक बनता है तथा सीधा बनता है। बाकी सभी स्थितियों में हमने देखा कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता था, लेकिन एकमात्र यही स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है और बड़ा भी बनता है। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको किरण आरेख के द्वारा जो है समझेंगे कि कैसे हम लोग प्रतिबिंबों को निरूपित करेंगे। धन्यवाद।